Hello friends, welcome to Legal Act. Today we are starting a new series जिसमें हम डेली मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले कंसेप्ट को मैं आपको समझाता चलूँगा। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि तीन लोग हैं ए, बी एंड सी। दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है एंड सी उसी काम को 40 डेज में फिनिश कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। इसमें गिवन ये है कि जैसे मान लो ए कंटिन्यूसली काम को कर रहा है, बी एंड सी ए को एवरी थर्ड डे असिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे ए ने काम किया, सेकेंड डे ए ने काम किया, थर्ड डे ए, बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे। तो पूछा ये क्या है कि अगर ऐसे होगा तो ये टोटल काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें क्या होता है कि हमें टोटल वर्क तो हमें पता नहीं होता क्या होता है, तो हम जनरली क्या है टोटल वर्क को हम लेट कर लेते हैं। और लेट कैसे करते हैं कि हम जो ये वैल्यूज गिवन होती है ना, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 20 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40। ठीक है, तो उस 40 को हम लेट कर लेंगे कि टोटल वर्क अपने पास है 40 यूनिट्स का। अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि ए इस काम को 10 डेज में फिनिश कर देता है। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में टोटल 4 यूनिट का काम करेगा, तभी तो वो 10 डेज में टोटल 40 यूनिट्स को फिनिश कर देगा। सिमिलरली बी इस काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। इसका मतलब वो एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है। 2 यूनिट का काम करेगा एवरी डे, जिससे 20 दिन में टोटल 40 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। और सी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट का काम करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे तो ए अकेला काम करेगा, इसका मतलब फर्स्ट डे सिर्फ 4 यूनिट का ही काम फिनिश हुआ है क्योंकि ए एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है। सेकंड डे भी ए अकेले काम करेगा, तो इसका मतलब सेकंड डे भी सिर्फ 4 यूनिट्स खत्म यूज होंगे, मतलब 4 यूनिट्स का और काम हो जाएगा। थर्ड डे क्या है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब थर्ड डे में टोटल 4, 5, 6 और 7 यूनिट्स का काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये 3 डेज में इतने यूनिट का काम खत्म हुआ है। तो हम लिख लेंगे 3 डेज। और टोटल यूनिट हम कितना काम कर चुके हैं, 15 यूनिट्स का हम काम कर चुके हैं। ठीक है, 6 डेज में हम मतलब और 3 दिन में और 15 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। मतलब 6 डेज में 30 यूनिट्स का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सेवन्थ डे आएगा। सेवन्थ डे पे ए अकेला काम करेगा, तो मतलब 30 में और 4 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब 34 हो जाएगा। ठीक है, एट्थ डे में भी ए अकेला काम करेगा तो मतलब 4 यूनिट्स और ऐड हो जाएंगे, तो 38 यूनिट्स का काम फिनिश हो जाएगा। अब जो अपने पास नाइन्थ डे है ना, नाइन्थ डे क्या है वो अपना पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो काम बचा है वो सिर्फ 2 यूनिट्स का काम बचा है। ठीक है, 2 यूनिट का ही काम बचा है क्योंकि 38 यूनिट्स का काम हो चुका है और टोटल था 40 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का ही काम बचा है और थर्ड डे में मतलब जो कि नाइन्थ डे है, नाइन्थ डे में ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। मतलब टोटल 7 यूनिट्स का काम होएगा। इसका मतलब वो 2/7 टाइम में वो इस 2 यूनिट्स को ओवरऑल फिनिश कर देंगे। इसका मतलब इस पूरे काम को करने में जो टाइम लगा वो लगा 8 डेज और प्लस ये 2/7 डे। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 8 2/7 डेज। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में गिवन है अ पर्सन लैंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक आदमी है, उसने एक सम ऑफ मनी को, उसके पास कुछ पैसा था, उसने वो पैसा 25% की रेट पे मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को लैंड कर दिया है। आगे गिवन है इन 6 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹360 मोर देन द सम लैंड। मतलब 6 साल बाद जो उस पर इंटरेस्ट हुआ ना, जो उसने इंटरेस्ट गेन किया, वो जो उसने सम लैंड किया था उससे 360 ज़्यादा है। तो इसने पूछा है कि जो इसने सम लैंड किया था वो कितना था। ठीक है, तो सपोज हम लेट कर लेते हैं कि सम ऑफ मनी हमने मान लो पी लेट कर लिया, मतलब पी हमने लेट कर लिया, सम ऑफ मनी उसके पास था।
और 6 ईयर्स में जो इंटरेस्ट हुआ वो हमारे पास आ गया 360 प्लस में पी, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है 360 मोर देन द सम लेंट। ठीक है, अब इसने पूछा सम लेंट, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास सिंपल इंटरेस्ट है 360 प्लस पी, मतलब वैल्यूज को पुट करते हैं 360 प्लस में पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने पी ही लेट कर रखा है, प्रिंसिपल मतलब वही अमाउंट जो उसके पास ऑलरेडी था। रेट हो गया है 25% गिवन है 25 इंटू टाइम है अपने पास 6 ईयर्स, 6 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सोल्व करेंगे 25 4 जा 100, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 360 प्लस में p इज इक्वल टू 3/2 p। अब ये p उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू p/2, और यहाँ से p आ गया अपना 720। p मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब सम ऑफ मनी जो उसके पास था, जो उसने लैंड किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज ₹1200। इफ द प्रॉफिट इज 15%, द सेलिंग प्राइस इज, मतलब हमें इसमें ना सेलिंग प्राइस बतानी है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमें गिवन है 1200 और प्रॉफिट हुआ है 15% का। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट हुआ है 15% का, जिसका मतलब ये है कि जो अपनी सेलिंग प्राइस है ना वो अपनी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तभी तो प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुई तो लॉस हुआ। और प्रॉफिट हुआ है 15% का। ठीक है, अब सपोज अगर हम लेट कर लें कि जो पेयर ऑफ शूज था उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100x, अब 15% का प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पे ही हुआ है 15% का। 100x का 15% क्या होता है 15x। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100x थी, 15% प्रॉफिट के बाद जो सेलिंग प्राइस हुई वो हुई अपनी 115x। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1200। ठीक है, अब हम इनको पुट कर देंगे इसमें, तो 115x माइनस 100x इज इक्वल टू 1200, यहाँ से आएगा 15x इज इक्वल टू 1200, और यहाँ से x आ जाएगा 80। अब x तो अपना आ गया यहाँ पे 80, हमसे पूछा क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया 115x की वैल्यू, तो हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 115x, यहाँ x की वैल्यू हम 80 पुट कर देंगे तो 115 इंटू 80, इसको हम सोल्व करेंगे तो 0, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 4 12, 8 1 जा 8 और 1 9, मतलब ₹9200। तो जो सेलिंग प्राइस आई है वो अपनी आई है ₹9200। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट प्राइस पूछता ना, तो हम कॉस्ट प्राइस वैसे तो हम 100x में भी x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, जो कि मतलब 8000 आ गया, और नहीं तो आपको यहाँ पता ही है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ₹1200 है, तो 9200 में से अगर आप 1200 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 8000। तो कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आपका आंसर होता है 8000, और यहाँ पूछा है सेलिंग प्राइस, तो आपका आंसर है 9200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The average of the marks of 25 students in a class in an examination was calculated to be 19. Later, the teacher realized that the marks of the two students were taken as 18 and 19 instead of 14 and 15. Find the new actual average marks of the class. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 25 स्टूडेंट्स एक क्लास में, और उनके मार्क्स का एवरेज निकाला गया जो आया 19। लेकिन बाद में टीचर को रियलाइज हुआ कि जो मार्क्स, जो 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स वैसे तो थे 14 एंड 15, लेकिन गलती से वे मार्क्स ले लिए गए 18 एंड 19। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि एक्चुअल एवरेज निकाल लो, क्या रहेगा उन स्टूडेंट्स का, मतलब टोटल क्लास का। तो जो एवरेज का फॉर्मूला रहता है वो रहता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एवरेज इन्होंने निकाला है 19, टोटल सम हमें पता नहीं, हम निकाल लेंगे इससे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अपने पास 25। तो यहाँ से जो टोटल सम आएगा अपना वो आएगा 25 इंटू 19, जो कि सोल्व करके आ जाएगा 19 5 जा 95, 38 और 40 475। तो ये वो सम है जिसमें जो दो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स लिए गए हैं वो लिए गए हैं 18 एंड 19। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक्चुअल सम निकाल लेंगे। वो क्या रहेगा 475, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, -18 -19, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, +14 +15। अब +14 -18 तो हो जाएगा -4, और +15 -19 भी हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 475 -8। तो जो एक्चुअल सम आएगा यहाँ से वो अपना आ जाएगा 467। अब अपने पास एक्चुअल सम आ गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास वही 25 है, तो हम नया एवरेज निकाल लेंगे जो कि एक्चुअल रहेगा। तो एक्चुअल एवरेज यहाँ से अपना आ जाएगा 467 अपॉन 25। इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, 467 25, 25 बन जा 25, 25 8 जा 200 पॉइंट 25 25 6 जा 150, फिर 25 8 जा 200। तो जो अपना आंसर आया, जो एक्चुअल एवरेज होगा वो होएगा 18.68। समझे आप? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो था क्या कि टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स का जब एवरेज निकाला गया तो वो आया 19। लेकिन टीचर को बाद में रियलाइज हुआ कि दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स गलती से 18 और 19 ले लिए गए थे, ठीक है, लेकिन उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे वो थे 14 एंड 15। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जो एक्चुअल एवरेज होगा वो निकालो। तो हमने पहले क्या किया, हमने टोटल सम निकाल लिया। टोटल सम हमने निकाला 25 इंटू 19, जो आया 475। अब इस 475 में से हमने 18 और 19 को तो घटा दिया, और 14 और 15 को हमने इसमें ऐड कर दिया, जिससे आया अपना टोटल सम 467। अब इस 467 को से हम जब, मेरे पास ये टोटल सम आ गया 467, अब हम इससे जब एवरेज निकालेंगे तो 467 अपॉन 25 करेंगे, जिससे अपना एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, और जो आएगा 18.68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीजेज सक्सेसिवली बाय 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए स्कूटर? देखो, जो सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है, अब याद कर लो, सही है वो फॉर्मूला। तो मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं कि कोई एक आइटम है जिसकी प्राइस पहले तो A% से इंक्रीज होती है, और फिर उसकी प्राइस B% से इंक्रीज होती है। तो पूछा जाता है भाई नेट इंक्रीज क्या हुआ? तो जो नेट इंक्रीज का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100। तो इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा ना, वो होएगा आपका नेट इंक्रीज। अब इस क्वेश्चन में 3% गिवन है, 10 5 15। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आप 10 और 5 को लेके नेट इंक्रीज निकाल लो, फिर जो 10 और 5 को सोल्व करने के बाद जो इंक्रीज आया उसको, और 15 को लेके इंक्रीज निकाल लो, तो आपका नेट इंक्रीज आ जाएगा। तो जैसे पहले 10 एंड 5 को लेते हैं, तो इसमें पुट करते हैं 10 और 5 को, 10 प्लस में 5 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन में 100। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कट गया, 5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, 15 टू 30, 31/2 आ गया। तो 10 और 5 का जो नेट इंक्रीज हुआ वो आएगा 31/2%। अब मेरे पास जो बच गया वो है 15%। अब इन दोनों को ले लो, इसमें इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 31/2 प्लस 15 प्लस 31/2 इंटू 15
डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 20, और इसको काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 टू 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 61/2 प्लस, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 जा 93/40। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 40, और 2 इंटू 20, 20 इंटू 61, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 2 2 0 प्लस में 93, ये आ जाएगा अपना 3 9 2 11, 1 3 1 3 बाय में 40। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 44, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एंड 11, 4 2 जा 8, 33। हाँ, तो 32 33/40%। ये आ गया आपका आंसर। तो क्या इसका क्या मतलब है कि जब स्कूटर कोई आइटम रहेगा, मान लो जैसे इसमें इस क्वेश्चन में गिवन है स्कूटर, तो स्कूटर का जो प्राइस रहेगा उसमें अगर एक बार हम प्राइस 10% इंक्रीज कर देंगे, फिर 5% इंक्रीज कर देंगे, और फिर 15% इंक्रीज कर देंगे, वो बराबर होगा कि हम ओवरऑल स्कूटर का प्राइस इतने परसेंट से इंक्रीज कर दें। समझ रहे हैं आप, कि या तो हमने पहले 10 से इंक्रीज किया, फिर 5 से इंक्रीज किया, फिर 15 से इंक्रीज किया, या फिर हमने सीधा एक ही बारी में 32 33/40% से उस स्कूटर का प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो वो सेम बात रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ and LCM of the numbers whose LCM is 48 and the product of the numbers is 384। दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, LCM गिवन है, और हमें HCF और LCM का रेशियो निकालना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमें गिवन है 384, तो यहाँ हम डाल देंगे 384। ठीक है, HCF हमें पता नहीं है, और LCM है अपने पास 48। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 12 1 जा 12, 8 जा, तो यहाँ से अपने पास HCF आ गया 8। और हमें निकालना है रेशियो बिटवीन HCF एंड LCM, मतलब हमें निकालना है HCF अपॉन LCM। HCF हमने निकाल लिया 8, LCM अपने पास गिवन है 48, तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 40, डी आ गया अपने पास 1/6, मतलब जो रेशियो आया वो अपना आया 1:6। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, बस आपको क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है। कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें HCF गिवन हो, LCM गिवन हो, या फिर इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन हो, फॉर्मूला यूज कर देना, या तो HCF निकालना होगा या LCM निकालना होगा, सब इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a man rows a boat a certain distance downstream in 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream. How many hours will it take for him to row 3/5 of the same distance in still water? देखो यहाँ पहले गिवन है डाउनस्ट्रीम। देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो ये रिवर है और वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और कोई बोट है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब जो डाउनस्ट्रीम वाली जो स्पीड होगी ना, वो क्या होती है, बोट प्लस में रिवर, मतलब बोट और रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। वही मान लो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में क्या रहता है, अपस्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी, जैसे मान लो ये रिवर है, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन जो बोट है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी बोट माइनस रिवर।
क्योंकि रिवर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिवर और बोट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिवर की स्पीड माइनस हो जाती है बोट में, जो मतलब नेट स्पीड होती है। डाउनस्ट्रीम के केस में नेट स्पीड ऐड हो जाती है, और अपस्ट्रीम के केस में नेट स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें गिवन है हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। आंसर में तो वैसे स्टिल वाटर से पूछा है। अब जैसे देखो, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है डाउन स्ट्रीम में भी और अपस्ट्रीम में भी, सेम डिस्टेंस गिवन है ना, तो हम डिस्टेंस को कुछ लेट कर लेते हैं। तो सपोज हमने डिस्टेंस लेट कर लिया डी। ठीक है, पहले हम निकालते हैं डाउन स्ट्रीम वाले केस में, स्पीड अपने पास है बी प्लस आर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है डाउन स्ट्रीम के केस में अपने पास 9 आवर्स। ठीक है, और अपस्ट्रीम के केस में अपने पास स्पीड है b माइनस आर, डिस्टेंस सेम है d का, और जो टाइम है वो है 18 आवर्स। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपन ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे, तो d से तो d कैंसिल हो गया, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा b प्लस आर अपॉन b माइनस आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये होएगा b प्लस आर इज इक्वल टू 2b, मतलब ये वाला ये उधर चला जाएगा, 2b माइनस 2r। ठीक है, 2 ये उधर चला जाएगा और b इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू b। तो b यहाँ से अपने पास आ गया 3r। अब हम इस क्या करेंगे, इस b को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इस b की जगह। तो b की जगह जब हम 3r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3r प्लस r 4r इज इक्वल टू डी बाय 9। तो यहाँ से जो d आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 36r। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस d था उसका 3/5 को रो करने में उसको कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसमें बोल रहा है स्टिल वाटर में। अब स्टिल वाटर का मतलब ये है कि जैसे देखो, जब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का जो केस था उसमें क्या था, जो रिवर थी वो फ्लो कर रही थी। स्टिल वाटर के केस में क्या है, ये रिवर की कोई स्पीड है नहीं, रिवर की स्पीड है 0। इसका मतलब जो नेट स्पीड होगी वो नेट स्पीड ही बोट की स्पीड के इक्वल होगी। इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू बोट इज इक्वल टू डिस्टेंस 3/5d अपॉन टाइम, हमें यहाँ t निकालना है। ठीक है, अब b यहाँ से हम पुट कर देंगे 3r। ठीक है, और d की जगह हम पुट कर देंगे 36r। तो 3/5 इंटू 36r, और t हमें इधर निकालना है। ठीक है, तो ये r से तो r कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा 36/5 आवर्स, जो कि होगा 5 7 35, 7.2 आवर्स। तो आपका आंसर आएगा 7.2 आवर्स। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको डाउन स्ट्रीम वाला ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बोट और रिवर सेम डायरेक्शन में है। अपस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट और रिवर अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बाकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी आंसर आ जाएगा 7.2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स is 198 centimeter and 352 centimeter respectively. What is the difference between their radii? ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक थोड़ा बड़ा सर्कल है। तो फर्स्ट सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो है 198 और सेकंड का है 352। हम लेट कर लेते हैं कि इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, अब जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r। जो r होता है वो तो होता है अपना रेडियस। ठीक है, और पाई की वैल्यू अपनी होती है 22/7। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे हमसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, मतलब हमें निकालना है r माइनस r। ठीक है,
अब हम इसमें पुट करते हैं फर्स्ट वाले में, तो सर्कमफेरेंस हमें गिवन है 198, मतलब 198 इज इक्वल टू 2 पाई आर। और सेकंड वाले में सर्कमफेरेंस गिवन है हमें 352, मतलब 352 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर। ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाती है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो आएगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 352 माइनस 198। तो ये आएगा 8 4 12 14 5 और ये हो जाएगा 154। और यहाँ से हम क्या है 2 पाई कॉमन निकाल लेंगे, 2 पाई इंटू आर माइनस आर, और इस 2 पाई को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अपना आर माइनस आर इज इक्वल टू 154 अपॉन 2 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7, ये होगा 154 अपॉन 2। पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो जाएगा 22 और इधर हो जाएगा 7। तो इसको सोल्व करेंगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा अपना 49/2, यानी कि हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 24.5 सेंटीमीटर। मतलब कैपिटल आर माइनस आर इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, और पाई की वैल्यू रहती है 22/7। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी 24.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रुपीज 2500 when invested for 8 years at a given rate of simple interest per year amounted to rupees 3725. What was the rate of simple interest that was paid per annum? इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो रुपीज 2500 है उस पर कोई R% का इंटरेस्ट रेट लगा है, सिंपल इंटरेस्ट, और 8 ईयर्स के लिए, जिससे जो 2500 है उसकी वैल्यू हो गई है 3725। मतलब 8 साल में R% के इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब 2500 3725 हो गया। इसका मतलब जो इंटरेस्ट मिला इस अमाउंट पे वो मिला, मतलब 3725 माइनस 2500, तो वो हो जाएगा 5 2 1225। मतलब जो इंटरेस्ट मिला वो मिला टोटल 1225। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। और यहाँ पे हमें रेट निकालनी है, बट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है अपने पास 1225, प्रिंसिपल है अपने पास 2500, रेट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम है अपने पास 8 ईयर्स अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और 25 9 जा 225। तो यहाँ से रेट आ जाएगा अपना 49 अपॉन में 8, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 6 जा 48 पॉइंट 10, 8 1 जा 8, 6.125%। मतलब जो इतने इंटरेस्ट रेट पे, मतलब इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6.125%, 8 ईयर्स में 2500 वो 3725 अमाउंट कर जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, आपने जो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लिया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इस इंटरेस्ट को आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल भी था, टाइम भी था, और आपने आर निकाल लिया 6.125%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, the length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5% respectively. By how much percent will the area of the rectangle increase? मतलब लेंथ इंक्रीज करी जा रही है 8% से और ब्रेड्थ इंक्रीज करी जा रही है 5% से। इसका मतलब अगर लेंथ पहले थी, मतलब हमने लेट किया कि लेंथ पहले थी 100, तो 8% से इंक्रीज होने के बाद जो लेंथ अब हो गई है वो हो गई है 108, ठीक है। और मान लो अगर पहले ब्रेड थी 100
तो ब्रेड इंक्रीज करिए 5% से, तो ब्रेड हो गई 105। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 1 ये होगा, और ये हो जाएगा 108 इंटू 105। अब देखो, अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, ये हो जाएगा काफ़ी लेंथी। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव इंक्रीज वाला, जिसमें क्या था कि भाई ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब इसमें अगर आप देखोगे कि लेंथ और ब्रेथ आपस मतलब एरिया जब निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मतलब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ में भी इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ में भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से मतलब क्या है, ये एक तरह का सक्सेसिव इंक्रीज है ना, कि या तो आप सिर्फ लेंथ को इंक्रीज मतलब लेंथ को ब्रेथ को बारी बारी इंक्रीज कर लो, या ओवरऑल आप पूरे एरिया को इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हम ए और बी के जब वैल्यू पुट करेंगे 8 एंड 5, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 बाय में 100। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो हो जाएगा 13 प्लस 2/5। तो यहाँ से आ जाएगा 13.4%। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है 8% से, और अगर ब्रेथ इंक्रीज कर रही है 5% से, तो जो अपना एरिया है वो 13.4% से इंक्रीज कर जाएगा नेट। ठीक है,